वेलकम टू द 11th पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के उच्चतम न्यायालय के भाग 11 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम अपीलेट जुडिक्शन के बारे में देखेंगे। जब हम अपीलेट जुडिक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें मिलता है अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का वर्णन एंड अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है, उसे हम समझेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ हम देखेंगे कि अपीलेट जुडिक्शन के कितने प्रकार हैं और किस तरीके से केसेस जो हैं वो लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट्स में पहुंचते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सुप्रीम कोर्ट जो है उसे प्राइमरली हम कोर्ट ऑफ अपील कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली या फिर प्राइमरली हम कोर्ट ऑफ अपील क्यों कहते हैं, क्योंकि लोअर कोर्ट्स के द्वारा जो जजमेंट्स दिए जाते हैं उसके फैसले से अगर लोग खुश नहीं है और वो जो पर्टिकुलर केस है वो फिट है, वो इस लायक है कि सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई करवाई जाए, तो वो जो केस है वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन है अपने पास, बट साथ ही साथ मैक्सिमम जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में वो अपील्स के द्वारा पहुंचते हैं, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट को प्राइमरली अ कोर्ट ऑफ अपील कहते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो अपीलेट जुडिक्शन है उसका दायरा जो है काफ़ी बड़ा रखा गया है एंड अपीलेट जुडिक्शन का जो दायरा है सुप्रीम कोर्ट का उसे हम 4 हेड्स के अंदर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला आ जाता है अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, यानी संवैधानिक जो मसले होते हैं उनको लेके कोई केस अगर ओरिजिनेट हुआ है लोअर कोर्ट में तो उसको उस केस को लेके फाइनली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जा सकता है। देन अगर सिविल मैटर से रिगार्डिंग कोई केस है एंड उसके अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है या फिर संविधान में जो बातें कही गई है उनके इंटरप्रिटेशन की बात आती है, तो वो जो केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकता है अपील के द्वारा। देन क्रिमिनल मैटर से रिगार्डिंग कोई केस है एंड उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मैटर है जहां पे संविधान के बातों की व्याख्यान की आवश्यकता है, तो वैसे केस जो है वो भी पहुंच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। देन अपील्स बाय स्पेशल लीव। तो आज के वीडियो में हम अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, अपील्स इन सिविल मैटर्स एंड अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स को देखने वाले हैं। अगले वीडियो में सेपरेटली हम देखेंगे अपील्स बाय स्पेशल लीव। अब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है एंड सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है उसको हम समझते हैं। एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मान लिया कि एक लोकेलिटी है, वहां पे एक पर्सन जो है वो रहने के लिए आया। दैट पर्सन इज टोटली न्यू टू दैट प्लेस एंड वो उसे नहीं पता कि आसपास कौन रह रहा है, उसके सामने वाले घर में कौन रहता है, कितनी फैमिली है, कितने बच्चे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता। वो जो पर्सन है वो उस लोकेलिटी में आके रहना शुरू कर देता है और वो कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करता है कि उसके एग्जैक्ट सामने वाले घर में हर रोज एक छोटा जो बच्चा है वो झाड़ू पोछा बर्तन जो है करता है। ये कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करता है बंदा और उसके बाद फिर ये पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन में और केस दायर कर देता है कि इसके सामने वाले घर में चाइल्ड लेबर जो है करवाया जाता है, बाल मजदूरी जो है वो करवाया जा रहा है, जबकि उसे नहीं पता कि वो बंदा कौन है, वो बच्चा कौन है, वो उसी फैमिली का मेंबर है या नहीं। अब पुलिस आएगी, इंक्वायरी होगा और जब इंक्वायरी की जाएगी तो पुलिस सबसे पहले सवाल पूछेगी कि ये बच्चा किसका है। ठीक है, ये बच्चा इस फैमिली को बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो ऐसे जब सवाल उठते हैं तो उन सवालों का जवाब जब इजीली दिया जा सकता है और नॉर्मल भाषा में अगर हम कहें तो यस और नो में दिया जा सकता है या फिर किसी कंक्लूजन पे अगर इजीली पहुंचा जा सकता है, तो वैसे जो सवाल होते हैं उनको हम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहते हैं, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड हैं। कोई चीज़ है तो है, नहीं है तो नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शब्दों को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाता या फिर हमें बहुत ज़्यादा शब्दों का शाब्दिक जो अर्थ है उसको समझने की ज़रूरत नहीं होती है। फैक्ट्स के ऊपर ये चीज़ें बेस्ड है, तो ऐसे जो सवाल होंगे उनको हम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहते हैं। अब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है उसे समझते हैं। तो मान लिया कि एक लड़का है, छोटा बच्चा है, वो अपने ही पेरेंट्स के अगेंस्ट में अगर केस कर दे कि उसके पेरेंट्स जो हैं उससे ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में होगा क्या? क्योंकि अगर आप चाइल्ड लेबर का टॉपिक पढ़ें तो ये बताया जाता है कि अगर आप किसी और के बच्चे से काम करवा रहे हैं जो 14 साल तक की उम्र का है या उससे कम की उम्र का है, तो चाइल्ड लेबर का केस बनता है। बट अगर कोई पेरेंट्स हैं वो कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो वो अपने फैमिली में जो उनके बच्चे हैं उनकी वो मदद ले सकते हैं, बट किस लिमिट तक वो मदद ले सकते हैं, कहाँ तक ये चीज़ें सही है, कहाँ तक ये चीज़ें गलत है। तो इससे रिगार्डिंग अगर कोई केस पहले ओरिजिनेट नहीं हुआ है एंड इन चीज़ों को लेके कोर्ट में कभी डिस्कशन नहीं हुआ था और यहाँ पे संविधान में जो बातें कही गई है उसके व्याख्यान की आवश्यकता है, जजेस जो हैं वो टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से रीड आउट करके फिल्टर करके लोगों को सेग्रीगेट करके बताएं कि हाँ ये
ये लिमिट है, यहाँ पे इस वर्ड का ये मतलब है, तो वैसा अगर कोई केस पहुंचता है और वैसी जो चीज़ें होती है, वैसा जो क्वेश्चंस होता है, उसको हम सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं। नॉर्मल और सबसे आम भाषा में अगर हम कहें तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब है कि कोई ऐसा केस जहाँ पे हमें किसी चीज़ को डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी एंड उस चीज़ को पहले डिफाइन नहीं किया गया है, बिकॉज वी नो दैट सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर, प्रोटेक्टर एंड गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसी चीज़ को लेके अगर कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को अगर दूर करना हुआ तो वो जो चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनली करती है। ठीक है, आई होप कि ये जो एग्जाम्पल है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको एग्जाम्पल्स में अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाया हो तो प्लीज़ लेट मी नो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं और दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू कोशिश करूँगा इस चीज़ को आप तक सही तरीके से फिल्टर करके पहुँचाने की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर देखें तो 27 अगस्त 2020 में ये बताया गया कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो उन्हीं क्वेश्चंस को माना जाएगा जो डिबेटेबल होंगे, यानी ऐसे सवाल जिसके ऊपर डिबेट किए जा सकते हैं, ऐसे सवाल जिसको प्रीवियसली किसी कोर्ट में सेटल नहीं किया गया हो या उससे रिलेटेड कोई केस जो है वो ओरिजिनेट नहीं हुआ हो और उस मुद्दे पे जजमेंट नहीं दिया गया हो, वैसे जो केस है उसको ही हम सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है कहेंगे। तो उस क्वेश्चन का डिबेटेबल होना बहुत ही आवश्यक है, उसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, डिबेट होने लायक वो सवाल होगा, तभी उसे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है कहा जाएगा। अदरवाइज उसे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बता दिया जाएगा एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के अंदर इजीली हम कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, बट जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसके अंदर कंक्लूजन तक पहुंचना जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसके लिए एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप जो है आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि बहुत ही कॉमन सी चीज जो है वो इंडिया में हमें नज़र आती है, बट कुछ साल पहले तक ये जो चीज़ है ये कॉमन नहीं थी। सोसाइटी के नज़र में ये जो चीज़ है ये इमोरल है, बट कानून के नज़र में ये चीज़ सही है या नहीं है, इससे रिगार्डिंग केस जो है ओरिजिनेट हुआ था। तो जब पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को लेके केस ओरिजिनेट हुआ होगा कोर्ट के अंदर, तो वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहलाया होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम संविधान के नज़र से देखें तो राइट टू इक्वलिटी की बात की जाती है, राइट टू फ्रीडम की बात की जाती है। तो जब दो एडल्ट, एक लड़का एक लड़की जो 18 साल की उम्र के ऊपर हैं, वो अपने लाइफ का डिसीजन जो है वो खुद ले सकते हैं, तो वो अपने लाइफ का डिसीजन ले रहे हैं एंड राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम का वो उपयोग जो है, फंडामेंटल राइट जो है उसका कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कहाँ तक सही हैं या कहाँ तक गलत हैं, इस चीज़ को फाइनली किसने डिसाइड किया? तो ये जो कोर्ट्स हैं उन्होंने डिसाइड किया। बट जब पहले ये केस ओरिजिनेट हुआ था तब हमें पता नहीं था कि ये चीज़ सही है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी के मोरालिटी के हिसाब से गलत हो जाती है, बट संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसके हिसाब से सही हो जाती है। तो वो जो बैलेंस है वो लाने का काम जो है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ करता है एंड एक क्लेरिफिकेशन जो है वो आता है जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर डिबेट होता है तब। ठीक है, लोअर कोर्ट्स के द्वारा ये एक्सपेक्ट किया जाता है, यानी लोअर कोर्ट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है किसी केस के अंदर तो लोअर कोर्ट जो है उसको सेटल कर इजीली सेटल करें एंड अगर उसके अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो वो जो है हायर कोर्ट के द्वारा डील किया जाएगा। अब हम देखते हैं अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स से रिगार्डिंग अगर हम पॉइंट देखें तो इसमें ये कहा जाता है कि अगर हाई कोर्ट ने कोई केस अपने पास लिया था या हाई कोर्ट के पास कोई केस पहुंचा था और हाई कोर्ट ने उस केस का जजमेंट दिया और साथ ही साथ हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया है कि हाँ ये जो पर्टिकुलर केस है इसके अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है एंड ये जो है वैल्यू रखता है अपने आप में, तब उस केस को लेके अपील जो है किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो जब हाई कोर्ट ने किसी केस का जजमेंट दिया है और ये सर्टिफिकेट दिया है कि हाँ ये जो पर्टिकुलर केस है इसके अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और इस केस को जो हायर जुडिशरी है वो डील करना चाहिए, उनको इन चीज़ों का क्लेरिफिकेशन देना चाहिए, तब वैसे जो केस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपील्स के द्वारा पहुंच जाते हैं। देन अपील्स इन सिविल मैटर्स अगर हम देखें तो अगर हाई कोर्ट ने किसी केस को डील किया है एंड उन्होंने पाया कि हाँ इस पर्टिकुलर सिविल केस के अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तब उस केस को लेके अपील जो है किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। या फिर कोई ऐसा केस था जिसको रॉन्गली डिसाइड किया गया था लोअर कोर्ट के द्वारा, तो उस केस को भी लेके पहुंचा जा सकता है। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने अगर ये सर्टिफिकेट दिया है कि ये जो पर्टिकुलर केस है ये फिट है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लायक है, इस केस के अंदर वजन है, तो ही उस केस को लेके सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है किया जा सकता है। ठीक है, हम सिविल मैटर्स की बात कर रहे हैं।
एंड जब भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा कि हाँ ये जो पर्टिकुलर केस है ये फिट है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लायक है, तो वैसे कंडीशन में 60 दिन के अंदर अपील जो है हो जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। अगर सर्टिफिकेशन दिया गया है तो जिस दिन सर्टिफिकेशन दिया गया है उससे अगले जो 60 दिन है उसके अंदर अपील हो जानी चाहिए। अदरवाइज 60 दिन अगर ये खत्म हो गए तो उसके बाद फिर आप अपील जो है नहीं कर सकते हैं। पहले के समय पे अगर हम देखें तब मॉनेटरी लिमिट सेट की गई थी सिविल केसेस के लिए कि 20,000 या उससे ज़्यादा की अगर मॉनेटरी वैल्यू किसी केस में इन्वॉल्व है तभी उस केस को लेके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जा सकता था। बट 1972 के अंदर 30वां जो संशोधन हुआ संविधान का, उस संशोधन के द्वारा ये जो मॉनेटरी लिमिट है उसे हटा दिया गया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 20,000 या उससे ज़्यादा रुपए की वैल्यू के कोई केस होंगे उसके अंदर ही सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो इन्वॉल्व होगा। हो सकता है कि 5,000 रुपए का अगर कोई केस है उसके अंदर भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो एंड वहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है, हायर जो जुडिशरी है उनका जो इंटरफेरेंस है उसकी आवश्यकता महसूस की जा सकती है, इसीलिए इस मॉनेटरी लिमिट को हटा दिया गया। एंड आज के टाइम पे अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सिविल मैटर्स में मॉनेटरी लिमिट एग्जिस्ट करती है किसी केस में अगर हमें अपील करना हो सुप्रीम कोर्ट में, तो आपका सीधा सा आंसर होगा जी नहीं, मॉनेटरी लिमिट जो है पूरी तरीके से हटा दी गई है। अब हम देखेंगे अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स। तो अगर हाई कोर्ट में कोई केस पहुंचा था एंड हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में डेथ सेंटेंस दे दिया है, यानी मृत्यु दंड की सजा अगर हाई कोर्ट ने दे दिया है, तो उस केस को लेके सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है की जा सकती है, क्योंकि किसी के प्राणों से हम उसको वंचित कर रहे हैं, राइट टू लाइफ जो है हम उससे ले रहे हैं, जो आर्टिकल नंबर 21 देता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हुआ है या नहीं हुआ है, सही तरीके से प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, क्या इतने ठोस सबूत हैं कि उस बंदे को डेथ सेंटेंस दिया जा सके, उन सारी चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि किसी के प्राणों से उसको वंचित करना है। इसलिए ये जो केस है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इन केसेस को लेके सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है पहुंच सकती है, ठीक है। देन हम देखते हैं कि अगर हाई कोर्ट में कोई केस पहुंचा है जो लोअर कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट में आया एंड लोअर कोर्ट ने वहां पे एक्यूज्ड को कोई सजा नहीं दी है, बट हाई कोर्ट ने जब उस केस को देखा और उस केस को डील किया तब हाई कोर्ट के जजमेंट में उसी पर्सन को डेथ सेंटेंस अगर दे दिया जाता है तो ऐसे केस को लेके भी अपील जो है किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। देन अगर हाई कोर्ट में कोई केस आया है, हाई कोर्ट ने उस केस को हियर किया एंड फिर बाद में जजमेंट के साथ ये सर्टिफिकेट दिया है कि हाँ ये जो पर्टिकुलर केस है इसमें वजन है और इस केस को लेके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जा सकता है, तो उस कंडीशन में भी वो जो क्रिमिनल मैटर से रिगार्डिंग केस है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है की जा सकती है। एक्विटल एक वर्ड आता है, एक्विटल का मतलब क्या होता है? तो एक्विटल का मतलब पूरी तरीके से इनोसेंट या पूरी तरीके से निर्दोष नहीं कहा जाता है। एक्विटल का मतलब है कि जब प्रोसिक्यूटर जो है वो फेल हो जाता है जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसको प्रूफ करने में, ड्यू टू लैक ऑफ, हम अगर कहें तो प्रूफ, अगर प्रूफ वो पूरी तरीके से जमा नहीं कर पाया, बट यहाँ पे हम कहेंगे कि वो पूरी तरीके से इनोसेंट नहीं है, शक की सुई उस पर्सन पे है, बट सबूतों के अभाव की वजह से हम ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि यही वो कल्प्रिट है, तो उस कंडीशन में उसे एक्विटल जो है वो कहा जाता है, ठीक है। देन ये जो फर्स्ट 2 केसेस है जिसके अंदर मृत्यु दंड की सजा दी जा रही है हाई कोर्ट के द्वारा, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये राइट बन जाता है कि वो इन चीज़ों को चेक करे, क्योंकि किसी के प्राणों से हम उसको वंचित कर रहे हैं, इसीलिए ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि बिना वजह के किसी के प्राणों को हम उससे न छीनें। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट जो है उन चीज़ों को देखती है एंड ये मैटर ऑफ राइट हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का। बट अगर हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है एंड उस जजमेंट में कन्विक्शन जो है उसको चेंज कर दिया गया, यानी लोअर कोर्ट ने कुछ सजा दी थी एंड वो जो केस है वो फिर हाई कोर्ट में अपील के द्वारा पहुंचा है और हाई कोर्ट ने वहां पे जो सजा दी गई थी लोअर कोर्ट के द्वारा उसको कम कर दिया है, तो वैसे केस में अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया जा सकता है। 1970 में हम देखते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो
सुप्रीम कोर्ट का जो क्रिमिनल अपीलेट जुरिडिक्शन का दायरा होता है उसको वो बढ़ाती है और ज़्यादा पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास दिया गया, यानी उसका दायरा जो है वो बढ़ाया गया ताकि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो और हम हर किसी को जस्टिस प्रोवाइड कर पाने में सक्षम रहे। कोई ये कंप्लेन ना करे कि मैं इस केस में कल्प्रिट था ही नहीं और मेरी बात जो है सुनी ही नहीं गई। तो उसी वजह से ये जो क्रिमिनल अपीलेट जुरिडिक्शन का जो दायरा है वो सुप्रीम कोर्ट का वो बढ़ाया गया एंड ये कहा गया कि हाई कोर्ट ने अगर किसी केस में जजमेंट सुनाया है एंड लोअर कोर्ट से वो जो केस है वो हाई कोर्ट में पहुंचा था, बट हाई कोर्ट ने वहां पे उम्र कैद की सजा दी या फिर 10 साल या 10 साल से ज्यादा की अगर सजा दी है तो उन केसेस को लेके सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। पहले के समय पे ये जो चीजें हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट अब ये कहा गया है कि अगर कोई केस लोअर कोर्ट में ओरिजिनेट हुआ था एंड लोअर कोर्ट में उसको जो है उतनी सजा नहीं दी गई थी, बट वो जो केस है वो हाई कोर्ट में पहुंचा एंड हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी या 10 साल या 10 साल से ज्यादा की सजा दी है, तो वैसे केस को लेके सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है की जा सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। एंड साथ ही साथ ये कहा गया कि हाई कोर्ट ने अगर कोई केस सबऑर्डिनेट कोर्ट से अपने पास ले लिया एंड किसी को एक्यूज घोषित किया और उसको उम्र कैद की सजा दी या 10 साल से ज़्यादा 10 साल या 10 साल से ज़्यादा की सजा दी, तो उन केसेस को भी लेके सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है किया जा सकता है। तो इस तरीके से कोशिश की जाती है कि हम जो जुरिडिक्शन है वो हर किसी को प्रोवाइड कर सके, जो न्याय है वो हर किसी को मिल पाए, इसीलिए ये जो दायरा है वो बढ़ाया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।